हेलो नमस्कार साथियों, मैं राकेश चौहान एनवीरा ऑनलाइन स्कूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज आपके लिए मैं लेके आया हूं एक पार्ट 5वां, जो अगर आप नए हैं तो पार्ट 4, 3, 2, 1 ज़रूर देखें, क्योंकि जब पिछले पार्ट आप देखेंगे तभी आपको ये समझ में आसानी से आएगा। और आज का पार्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम इस पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं मोल संकल्पना के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ भौतिक राशियों के बारे में जानकारी दे दूं कि उनके मात्रक क्या होते हैं, उनके प्रतीक क्या होते हैं। फिर हम मोल कंसेप्ट इस चैप्टर का बेस से वहाँ से स्टार्ट करेंगे। बात कर रहा हूँ आधारभूत भौतिक राशियाँ तथा उनके मात्रक। तो पहला आपके दे रखा है लंबाई। तो राशि का प्रतीक, लंबाई का प्रतीक होता है बच्चों एल। क्या होगा इसका प्रतीक? एल। और इसका मात्रक लंबाई किस में मापी जाती है? मीटर में। किस में मापी जाती है? मीटर में मापी जाती है। बात करूं आगे द्रव्यमान। द्रव्यमान का प्रतीक स्मॉल एम क्या हो जाएगा? स्मॉल मास। और इसका जो ऐसा मात्रक हो जाएगा किलोग्राम। क्या हो जाएगा बच्चों? किलोग्राम। आगे मैं बात करूं समय की। समय का प्रतीक हो जाएगा टी। क्या हो जाएगा? टी, या एस भी लिख सकते हो सेकंड में, और यहां पे हो जाएगा सेकंड। क्या हो जाएगा? सेकंड। और आगे दे रखा है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। अगर कोई चालक तार है, फिजिक्स में आप पढ़ोगे, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका बहाव यानी आवेशों के प्रवाह की दर को आप क्या कहते हो? विद्युत धारा कहते हो। या बात करूं विद्युत धारा, उसका प्रतीक क्या होता है? तो उसका प्रतीक एम्पियर, आई हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट, या इसके प्रतीक को ऐसे ही मात्रक को आप ए भी लिख सकते हो। यहां पे हो जाएगा एम्पियर। क्या हो जाएगा? एम्पियर। आगे दे रखा है ताप। ताप का वैसे मात्रक पूछा जाए तो केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन। और इस के को कैसे व्यक्त करोगे? के से। पदार्थ की मात्रा वेरी इंपॉर्टेंट है। पदार्थ की मात्रा मोल। पदार्थ की मात्रा क्या होती है? मोल। और MOL लिख सकते हो, या लिख सकते हो छोटा वाला n। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता को आप लिख सकते हो कैंडेला, IV लिखा जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा कैंडेला, CD लिख सकते हो कैंडेला। तो हमने आधारभूत भौतिक राशियां तथा उनके मात्रक को पढ़ लिया। 7 मूल मात्रक: लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। लंबाई L, मीटर, समय T, विद्युत धारा I, ताप केल्विन में T लिख सकते हो आप चाहो तो, पदार्थ की मात्रा N या मोल, ज्योति तीव्रता IV, मीटर होता है किसका? लंबाई का, द्रव्यमान होता है किलोग्राम का, समय जिसको आप किस में नापोगे? सेकंड में, और विद्युत धारा यानी एम्पियर, फिर है ताप केल्विन में, पदार्थ की मात्रा मोल, और ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, सही मात्रक होता है कैंडेला। अब हम कुछ जो 10 की घातें जैसे डेका, डेसी, किलो, मिली, इन सब का अध्ययन करेंगे। छोटी राशि क्या होती है, बड़ी राशि क्या होती है, 10 की घात को समझेंगे। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं SI पद्धति में प्रयुक्त पूर्व लग्न। एक होता है अनुलग्न और एक होता है पूर्व लग्न। मैं आपको बता दूं अनुलग्न और पूर्व लग्न क्या होते हैं। जैसे बात करूं अनुलग्न की, अनुलग्न जो शब्द के आगे लगते हैं, और पूर्व लग्न, पूर्व लग्न जो शब्द के पीछे लगते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय मान सकते हो। जब ये पूरा जुड़ जाता है तो एक नया शब्द बन जाता है। क्या बन जाता है? नया शब्द। तो यहाँ पे इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसे आपके पास, जैसे आप मार्केट जाओ और बोलो कि मैं 1000 ग्राम केले लेके आया, ऐसा बोलोगे या 1 किलो बोलोगे? उपयुक्त कौन सा होगा? किलो वाला। जैसे आप बोलोगे कि मैं 1000 ग्राम लेके आया केले। क्या लेके आया? केले। तो इसको शॉर्ट में लिख सकता हूं 10 की पावर 3 और केजी। 10 की पावर 3 ग्राम लिख दो, या तो 10 की पावर 3 में लिख सकते हो आप। किस में लिख सकते हो? 10 की पावर 3। और ग्राम का
यहाँ लिख दो केजी, सॉरी, 10 की पावर 3 को क्या बोलते हैं? 1000, यानी 1 केजी। क्या हो जाएगा? 1 केजी। तो इन राशियों को अच्छी तरह से प्रयुक्त करने के लिए आप इनका उपयोग ले सकते हो पूर्व लग्नों का। तो ये आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। 10 की पावर 3 को क्या बोलते हैं, 6 को क्या बोलते हैं, 9 को क्या बोलते हैं, 12 को क्या बोलते हैं और 15 को क्या बोलते हैं। तो ये है गुणांक 10 की पावर में दे रखे हैं और ये इनके पूर्व लग्न यानी पीछे ये लगाएंगे। जैसे 10 की पावर आपको कहीं पर भी 12 मिल गया तो आप वहां लिख सकते हो 1 पिको। क्या लिख सकते हो? 1 पिको। तो मैं बात करूं सबसे पहले 10 के पावर 12 -12, ध्यान रखना, 10 की पावर -12 उसको आप क्या लिख सकते हो? पिको। क्या लिख सकते हो? पिको। और उसका प्रतीक अंक यानी संकेत हो जाएगा पी। क्या हो जाएगा? पी। 10 की पावर -9, ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। 10 की पावर -9 और आप पढ़ रहे हो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इनमें आपको छोटी छोटी चीज़ें सीखनी है। तो नैनो आ जाए 1 नैनोमीटर तो 10 की पावर -9 मीटर, और नैनो को लिखेंगे n से। किससे लिखेंगे? n से। और 10 की पावर -6 ये भी पूछा जाता है माइक्रो। 10 की पावर -6 और क्या होती है? माइक्रो, और इसका प्रतीक म्यू ऐसे। आगे दे रखा है 10 की पावर -3। ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। वैसे आप डेका डेशी, किलो मिली, मेगा माइक्रो, गीगा नैनो, टेरा पिको, हेक्सा हेप्टो ऐसे याद कर सकते हो, लेकिन इसी तरीके से आपको याद करना है। 10 की पावर -3 दे रखा है आपको तो उसे आप बोलोगे मिली। क्या बोलोगे? मिली। तो ये 10 की पावर -3 मिली एम्पियर, ये भी धारा का मात्रक होता है मिली में, और 10 की पावर -6 एम्पियर भी होता है माइक्रो एम्पियर। आंकिक प्रश्न आते हैं वहां पे। तो 10 की पावर -3 मिली और उसका प्रतीक हो जाएगा स्मॉल m। क्या हो जाएगा? स्मॉल m। 10 की पावर -2 आपको दे रखा है तो वो क्या हो जाएगा? सेंटी यानी c। क्या हो जाएगा इसका प्रतीक? सेंटी c। और 10 की पावर -1 ये हो जाएगा डेसी यानी d। आगे दे रखा है 10 की पावर +1, 10 की पावर +1 ये क्या हो जाएगा? डेका यानी DA। क्या हो जाएगा? डेका यानी DA। आगे दे रखा है गुणांक, वापस ये उधर वाला उधर रहने दो, ये उनका गुणांक है। 10 की पावर 2 को आप क्या बोलोगे? हेक्टो बोलोगे। क्या बोलोगे? हेक्टो। हेक्टो का क्या हो जाएगा? प्रतीक स्मॉल h। क्या हो जाएगा? स्मॉल h। और किलो, किलो का क्या हो जाएगा? kg। मेगा 10 की पावर +6 बड़ा वाला m। क्या हो जाएगा? बड़ा वाला m। गीगा क्या हो जाएगा? 10 की पावर 9 बड़ा वाला g। 10 की पावर 12 टेरा क्या हो जाएगा? t। 10 की पावर 15 पेटा यानी p। तो इस प्रकार आपको जो 10 की पावर में राशियां दे रखी है, 10 की पावर -12 को क्या बोलते हैं, ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। यानी 10 की पावर -12 है तो उसे आप बोलोगे पिको। अगर 10 की पावर -9 है उसे आप बोलोगे नैनो। 10 की पावर -6 माइक्रो, 10 की पावर -3 मिली, 10 की पावर -2 सेंटी, 10 की पावर -1 डेसी, 10 की पावर +1 डेका। इसी प्रकार 10 की पावर 2 हेक्टो, 10 की पावर 3 किलो, 10 की पावर 6 मेगा, 10 की पावर 9 गीगा, 10 की पावर 12 टेरा, 10 की पावर 15 पेटा। ये वाली प्लस में है, ये वाली माइनस में है, यहाँ पे एक को छोड़कर। तो अब हमने पढ़ लिया है एसआई पद्धति में प्रयुक्त होने वाले कुछ 10 की घातांक के पूर्व लग्न। अब हम पढ़ेंगे कि द्रव्यमान और भार में क्या डिफरेंस होता है। एक्चुअली स्टूडेंट जब 10वीं पास करके आता है तो 10वीं में इतना ही बताया जाता है द्रव्यमान और भार एक ही चीज़ है, लेकिन अगर एक्चुअली केमिस्ट्री में आप जाओगे द्रव्यमान अलग राशि है और भार अलग राशि है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। उस डिफरेंस को हम समझने की कोशिश करेंगे कि द्रव्यमान क्या होता है और भार क्या होता है। तो अगला टॉपिक हमारे रहेगा द्रव्यमान तथा भार में अंतर।
आप पढ़ रहे हो 11th केमिस्ट्री और उसका पहला चैप्टर पढ़ रहे हो। छोटी छोटी चीज़ें सीखनी इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम भी सीखेंगे मोल संकल्पना क्या होती है, उनके ऊपर आंकिक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे एग्जाम में मिलेंगे आपको मोल के ऊपर। फिर संगठन, अभिकर्मक, मोलरता, मोललता, सब नॉर्मलता इसी चैप्टर में हम सीखेंगे। तो मैं बात करता हूँ आपके लिए द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, मैं आपको स्पष्ट करने की कोशिश करूँगा। बात करते हैं हम मास यानी द्रव्यमान तथा भार, द्रव्यमान तथा भार, मास एंड वेट। मैं बात करूं मास की एंड वेट। द्रव्यमान क्या होता है? जैसे प्रत्येक वस्तु ले लो, आप पदार्थ ले लो, जो ठोस होगा, द्रव होगा या गैस होगा। इस वो जो प्रत्येक पदार्थ जितनी मात्रा से मिलकर बना होता है, यानी पदार्थ में निहित मात्रा, जैसे ये पेन है, ये कितनी मात्रा से बना है, वह उसका क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। यानी द्रव्यमान का अगर अर्थ देखा जाए, द्रव्य प्लस मान, यानी द्रव्य कितने मान में इसमें उपस्थित है। द्रव्य का अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों? पदार्थ। और पदार्थ के अंदर हम बात करते हैं, हमने पहले पार्ट में पढ़ा ठोस, द्रव और गैस, ये आ सकते हैं। हमने पहले पार्ट में पढ़ा था इस चैप्टर में ठोस, द्रव और गैस के बारे में। पदार्थ में हमने पढ़ा था, शुद्ध पदार्थ के अंदर। तो द्रव्य कितना है, किसी भी पदार्थ में कितना द्रव्य यूज हुआ। द्रव्य खुद एक पदार्थ है, लेकिन ठोस, द्रव, गैस ये तीनों आ सकते हैं उसमें। यानी किसी पदार्थ में निहित मात्रा क्या कहलाती है? द्रव्यमान कहलाती है। द्रव्यमान किसी पदार्थ में निहित मात्रा, निहित द्रव्य बोल सकते हो, निहित द्रव्य या निहित मात्रा द्रव्यमान होती है, द्रव्यमान होती है। और अगर बात करूं भार की, भार एक प्रकार का बल है। भार एक प्रकार का क्या है? बल है। जबकि भार की बात करूं, भार एक प्रकार का बल है, जो इस वस्तु बनेगी निहित मात्रा से, उस वस्तु पर लगने वाला बल, अर्थात उस वस्तु पर लगने वाला बल भार कहलाता है। भार कहलाता है। एक बार कंसेप्ट को आप समझना कैसे कहलाता है, इधर ध्यान देना। जैसे ये मेरे हाथ में ये पेन है, ये रहा पेन, मान लो ये पेन है। ये पेन जितनी मात्रा से बना है वह तो उसका कहलाएगा मास। और ये पेन पड़ा है टेबल के ऊपर, किसी टेबल के ऊपर। जब इस पेन को आप उठाओगे, जैसे ही पेन को उठाओगे, आपको एक बल लगाना पड़ेगा। वो बल है तभी तो ये वस्तु भारी लग रही है। अगर गुरुत्व बल नहीं होता, यहां पे बात कर रहे हैं गुरुत्वीय बल की, कि कौन से बल की बात कर रहे हैं? गुरुत्व बल। कौन से बल की बात कर रहा हूं मैं? गुरुत्व बल की। अगर ये गुरुत्व बल नहीं होता तो भार नहीं होता। यानी यहां से एक चीज स्पष्ट हो रही है, भार वहीं होगा जहां ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण होगा। यानी भार हमें वहीं महसूस होगा जहां गुरुत्वाकर्षण होगा। यानी अगर बात की जाए, यानी भार जहां पे गुरुत्वाकर्षण है वहां होगा। यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण वस्तु हमें भारी लगती है। हम यहाँ पे खड़े हैं, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण है। हमारा भार, खुद का भार गुरुत्वाकर्षण के कारण। अगर अलग अलग ग्रहों पे चले जाए
तो भार क्या होता है, अलग अलग होता है, क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण का मान क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो अब यहां मैं लिख सकता हूं, इन जो मैंने आपको समझाया उसके आधार पे एक पॉइंट लिख सकता हूं, द्रव्यमान एक स्थिर राशि है। द्रव्यमान एक स्थिर राशि है। कौन सी राशि है? स्थिर राशि है। द्रव्यमान एक स्थिर राशि है, जबकि भार एक परिवर्तनशील राशि है। परिवर्तनशील राशि है, यानी भार अलग अलग हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर भार 600 न्यूटन है, न्यूटन बल का मात्रक, क्योंकि भार एक प्रकार का क्या है, बल है। अगर किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, वो अगर चंद्रमा पे चला जाए ऊपर, तो वहां पे 1/6 हो जाता है। 1/6 यानी 600 का 1/6 कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100। क्यों हुआ चेंज? क्योंकि भार निर्भर करता है गुरुत्वाकर्षण पर, यानी गुरुत्वाकर्षण बल ही भार है। जहां पे गुरुत्वाकर्षण होगा वहां वस्तुएं भारी होगी, वहां ऊपर गुरुत्वाकर्षण की कमी होती है, इसी कारण वस्तुएं वहां हवा में तैरती है। ऐसे देखा होगा आपने अंतरिक्ष में, इसीलिए वहां वस्तुएं हल्की होती है और यहाँ वस्तुएं भारी होती है। वहां पे अगर 100 न्यूटन है तो यहाँ 6 गुना हो जाएगा, 600 न्यूटन। वहां कोई 100 टन का है तो यहाँ 600 टन का हो जाएगा। ये होता है भार और द्रव्यमान में अंतर। बात करें सदिश और अदिश राशि की, तो द्रव्यमान एक अदिश राशि है। द्रव्यमान एक कौन सी राशि है बच्चों? अदिश राशि। कौन सी राशि है? यानी इसको कहीं दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल मात्रा चले तो भी चलेगा। बल एक सदिश राशि है। बल कौन सी राशि है? सदिश राशि। किस दिशा में कितना बल लगाया जाता है, उसके साथ साथ उसकी दिशा भी बतानी आवश्यक होती है कि उत्तर दिशा में मैंने इतना बल लगाया, पूर्व दिशा में इतना बल लगाया, यानी 10 न्यूटन बल पूर्व दिशा में, 10 न्यूटन बल उत्तर दिशा में। यानी बल को शो करने के लिए उनकी मात्रा के साथ साथ उनको दिशा की भी आवश्यकता होती है। यानी ऐसी राशियां जिनको परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उन्हें कहते हैं सदिश राशि, और जिन्हें केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उन्हें कहते हैं अदिश राशि। अब मैं यहाँ बात करूंगा, आपके सामने घनत्व की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? आपने सुना होगा घनत्व। घनत्व क्या होता है? तो सब बताते हैं द्रव्यमान बटा आयतन, पर बच्चों वो उसका फॉर्मूला है, वो उसका क्या है? सूत्र है। बात करते हैं घनत्व की, यानी डेंसिटी, इसको डी से व्यक्त करते हैं, स्मॉल या कैपिटल ले सकते हो। घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन। द्रव्यमान यानी स्मॉल m और आयतन यानी वॉल्यूम क्या हो जाएगा? v। ये तो है इसका सूत्र, और हम केमिस्ट्री में सीखेंगे सूत्र से कैसे परिभाषा बनानी। थोड़ी यहाँ फिजिक्स यूज होगी। अगर मैं बच्चों इसका आयतन इकाई ले लूं तो द्रव्यमान ही क्या कहलाएगा? घनत्व। यानी इकाई आयतन, इकाई आयतन पर पदार्थ का द्रव्यमान ही घनत्व कहलाता है। घनत्व कहलाता है। घनत्व कहलाता है। जैसे आयतन में यहाँ पे ले रहा हूँ 1, और आयतन सेंटीमीटर क्यूब, घन क्यूब, और द्रव्यमान होता है केजी। केजी को ले रहा हूँ इसको सेंटीमीटर क्यूब में, तो इसको ग्राम में ले रहा हूँ, तो डी बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका इकाई हो जाएगा, यूनिट हो जाएगी। और केजी ले सकते हो तो यहाँ लेना पड़ेगा मीटर क्यूब। ये
अब मैं बात कर रहा हूं घनत्व का सूत्र द्रव्यमान बटा आयतन हो गया। एक रिलेशन हम पढ़ेंगे टेम्परेचर का, ताप के मात्रक भी पढ़ लेते हैं, यानी ताप के पैमाने। किसके पैमाने पढ़ रहे हैं अब हमने घनत्व पढ़ लिया। घनत्व क्या होता है? इकाई आयतन पर पदार्थ का द्रव्यमान ही क्या कहलाता है बच्चों? घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। और हम अब पढ़ेंगे पदार्थ के ताप के बारे में। अलग अलग पदार्थों का अलग अलग ताप होता है, यानी ताप के पैमाने, तापमान के पैमाने, तापमान के पैमाने। तापमान के पैमाने मुख्यतः 3 हैं। हम 3 ही पढ़ेंगे, आगे वैसे 4 भी होते हैं, मुख्यतः 3 पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे वो अभी देखना। एक होता है बच्चों डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस। एक होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट। एक होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन यानी के। ये होते हैं मुख्यतः इनके कितने पैमाने? 3 पैमाने। कितने होते हैं? 3 पैमाने। अब हम पढ़ेंगे इनके मध्य एक संबंध F-32 बट्टा 9 बराबर C बट्टा 5, और C होगा डिग्री और F होगा फ़ारेनहाइट। यह एक इम्पोर्टेंट सूत्र है। इस सूत्र के माध्यम से आप ताप को परिवर्तन कर सकते हो। कैसे? अगर आपको कोई सेंटीग्रेड में ताप की वैल्यू दे और फ़ारेनहाइट में पूछे तो सेंटीग्रेड के स्थान पे सेंटीग्रेड लिख दे, आंसर किस में आ जाएगा? फ़ारेनहाइट में। तो ये रिलेशन आपको मिलेगा डिग्री फ़ारेनहाइट तथा डिग्री सेंटीग्रेड में, ये संबंध आपको मिलेगा। अगर कोई राशि आपको बदलनी है केल्विन में, किस में बदलनी है? केल्विन में बदलनी है, यानी आपको डिग्री में दे रखी है, यानी केल्विन बराबर क्या होता है? डिग्री प्लस 273.15। ये आपके सामने गिवन है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। यानी अगर आपको कोई राशि दे दे, अभी हम क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, आपको कोई दे दे कि डिग्री में इतना है तो केल्विन में कितना होगा, अगर फ़ारेनहाइट में इतना है तो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा। हम इसके ऊपर 3 या 4 क्वेश्चन अभी करेंगे। आपके सामने 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। एक दे रखा है मानव शरीर के तापमान को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलिए, जहां पे आपको एक हिंट दे रखा है कि डिग्री सेल्सियस में इतना होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए। अगर आपने अभी रिसेंट ये पढ़ा है, ये संबंध आपको आता है, हल करते हैं हम पहले। तो हमने एक संबंध पढ़ा था F डिग्री -32 बट्टा 9 बराबर हमने पढ़ा था डिग्री सेल्सियस बट्टा 5। ये सूत्र पढ़ा था और बताया था मैंने ये सूत्र कब लागू होगा, जब आपको फ़ारेनहाइट और डिग्री के संबंध में कुछ ना कुछ चेंजेस पूछा जाए। यहाँ पे फ़ारेनहाइट में पूछ लिया गया, डिग्री आपको गिवन है, तो डिग्री के स्थान पे डिग्री का मान रख दो। फ़ारेनहाइट -32, 9 का 9, 37 का 37, 5 का 5। 5 को गुणा कर लो, यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई और इसको इससे गुणा कर लो, तो क्या आएगा राशि आगे? 5F माइनस 5 दूनी 10, 15 और 1 16, 7 नम 63, 3 9 27 और 6 33। वैल्यू निकालनी है F की। किसकी निकालनी है बच्चों? F की। तो 333 प्लस 160, 3 का 3, 6 और 3 9, 3 और 1 4 बराबर हमारे पास है 5F। हमें वैल्यू चाहिए F डिग्री की 493 बट्टा 5, तो हमें समथिंग आएगा 98.6 डिग्री। ये वाली वैल्यू हमें प्राप्त होगी और किसके तुल्य होगी? फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आप फैक्ट के रूप में भी याद रख सकते हो कि डिग्री फ़ारेनहाइट में इतना है
तो सेंटीग्रेड डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होगा, 37 है तो 98.6, यानी ये इसके बराबर हो सकता है डिग्री और फ़ारेनहाइट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन दे रखा है 25 डिग्री को केल्विन में बदलिए, तो हम जानते हैं यानी वी नो दैट, हम जानते हैं के बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 या 16 भी हो सकता है। बात करें के का के पड़ा है, डिग्री सेल्सियस 25 आपको गिवन है, प्लस 273.15 कितना आ जाएगा, 0.15 का तो 0.15 रहेगा, 5 और 3 8, 7 और 2 9, 2 का 2, तो केल्विन में कितना हो जाएगा 298.15 केल्विन है, तो डिग्री में कितना होगा 25 डिग्री, कितना होगा 25। और आपके लिए होमवर्क है, अगर केल्विन में राशि आपको गिवन है 298.15 तो उसको चेंज कीजिए डिग्री में। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, अगर डिग्री सेल्सियस में है आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस तो केल्विन में चेंज करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज मोल संकल्पना के बारे में फिर से कुछ नहीं बता पाया, आगे आने वाली क्लास सीधी हम स्टार्ट करेंगे मोल संकल्पना से, यानी क्लास 6 वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं उनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, अध्याय 1 के पार्ट 6 में मिलते हैं मोल संकल्पना के साथ। थैंक यू।